अभिवादन। आज हम दवाइयों की पैकेजिंग की दुनिया में कह सकते हैं गहराई से उतर रहे हैं। अक्सर हम दवा की शीशी या पत्ते को बस यूं ही देख लेते हैं, लगता है बस एक कवर ही तो है, लेकिन इसके पीछे काफी साइंस और बहुत सोच विचार छिपा होता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो यही दिखाती है कि दवा की पैकेजिंग सिर्फ एक बाहरी खोल नहीं है। ये असल में दवा को सेफ रखने का, उसका असर बनाए रखने का एक पूरा सिस्टम है। इसमें सही मटेरियल चुनना, सही डिजाइन बनाना और फिर उसे सही तरीके से पैक करना, सब कुछ शामिल है। हाँ, मतलब मकसद सिर्फ दवा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भर नहीं है, बल्कि उसकी पहचान, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी और उसका जो असर है उसको बनाए रखना भी है। एग्जैक्टली। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये पैकेजिंग इतनी अहम क्यों है, इसमें क्या क्या पहलू शामिल हैं और सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, दवाइयों के कॉन्टेक्स्ट में पैकेजिंग का मेन पर्पस क्या है। स्रोत कहते हैं कि इसमें सिर्फ डब्बा या बोतल ही नहीं, बल्कि ढक्कन, अंदर की परतें, कार्टन, सब कुछ आता है। सही कहा आपने। सबसे पहला और सबसे जरूरी उद्देश्य है दवा की इंटेग्रिटी, यानी उसकी अखंडता, उसकी प्योरिटी यानी शुद्धता, पोटेंसी यानी शक्ति और क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, इन सब को सुरक्षित रखना। अच्छा, मतलब ये कि दवा वैसी ही रहे जैसी उसे बनाया गया था, जब तक कि वो इस्तेमाल ना हो जाए। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे दवा के इस्तेमाल में आसानी हो, और कभी-कभी छोटे या महंगे प्रोडक्ट्स को चोरी से बचाने के लिए भी उन्हें बड़े पैकेट में रखा जाता है। ये दिलचस्प है कि चोरी रोकना भी एक एंगल है। हाँ। अब स्रोत में पैकेजिंग की लेयर्स का जिक्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये क्या है और इनमें क्या फर्क है? जैसे गोलियों का पत्ता जो ब्लिस्टर पैक होता है वो कहाँ फिट होगा? हाँ, ये समझना आसान है। प्राइमरी पैकेजिंग वो है जो सीधे दवा को छूती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। जैसे आपने कहा गोलियों का ब्लिस्टर पैक, हाँ। या सिरप की बोतल। ओके। सबसे जरूरी शर्त यहाँ ये है कि इस परत का मटेरियल दवा के साथ कोई रिएक्शन ना करे, वो इनर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, वरना दवा खराब हो सकती है। अच्छा, तो ये दवा की पहली सुरक्षा रेखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ। फिर सेकेंडरी? बिल्कुल। सेकेंडरी पैकेजिंग प्राइमरी पैकेज के बाहर होती है। ये उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है और अक्सर कई प्राइमरी पैक्स को एक साथ रखने के काम आती है। ओके। जैसे वो कार्टन या बॉक्स जिसमें ब्लिस्टर पैक या शीशी रखी होती है ना, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। ये सीधे दवा के संपर्क में नहीं आती। और टर्शियरी पैकेजिंग, ये तो मैंने कम सुना है। टर्शियरी पैकेजिंग, हाँ, वो थोक में बल्क शिपमेंट्स के लिए होती है, सामान भेजने और रखने के लिए। सोचिए, जब फैक्ट्री से दवाएं डिस्ट्रीब्यूटर तक जाती हैं तो उन्हें बड़े बड़े कार्टन या कंटेनरों में पैक किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान और सेफ हो। ये मूलतः हैंडलिंग और शिपिंग के लिए है। समझ गई। दवा, फिर उसका पहला कवर, फिर बॉक्स और फिर वो बड़ा वाला शिपिंग कार्टन। परतों के अलावा स्रोत में कंटेनर की कैपेसिटी के आधार पर भी प्रकार बताए गए हैं, सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट। ये क्या दिखाते हैं? हाँ, ये दवा की डोज से जुड़ा है। सिंगल यूनिट कंटेनर ये एक बार के इस्तेमाल के लिए होते हैं, मतलब खोला और पूरी डोज इस्तेमाल कर ली। इसमें भी दो खास तरह के हैं। सिंगल डोज कंटेनर जो स्पेसिफिकली पेरेंट्रल यानी इंजेक्शन या ड्रिप वाली दवाओं के लिए होते हैं, एक ही बार में लगाना होता है। और यूनिट डोज कंटेनर ये ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए होते हैं, जैसे एक टैबलेट या कैप्सूल की एक खुराक। अच्छा, सिंगल यूज। और मल्टीपल यूनिट कंटेनर? मल्टीपल यूनिट कंटेनर वो होते हैं जिनसे दवा को कई बार निकाला जा सकता है, और ऐसा करने पर भी दवा की क्वालिटी या प्योरिटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये जरूरी है। सबसे कॉमन उदाहरण खांसी के सिरप की बोतल या मल्टीविटामिन की गोलियों का डिब्बा। इसमें भी एक खास प्रकार मल्टीपल डोज कंटेनर है जो खास तौर पर पेरेंट्रल दवाओं के लिए होता है, जैसे इंसुलिन का वायल जिससे कई बार इंजेक्शन के लिए दवा निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली ये तय करता है कि दवा एक बार में इस्तेमाल होगी या कई बार निकाल सकते हैं। स्रोत में कुछ और तरह के कंटेनरों का भी जिक्र है, जैसे टैम्पर रेजिस्टेंट, लाइट रेजिस्टेंट। ये नाम तो काफी कुछ खुद ही बता देते हैं, पर ये इतने जरूरी क्यों है? देखिए, ये सेफ्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। टैम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग ये पक्का करती है कि दवा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अगर सील टूटी है या पैक खुला लगता है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इसके कई तरीके हैं। कुछ में बॉटल पे फिल्म होती है या ढक्कन पर प्लास्टिक सील होती है, श्रिंक बैंडिंग कहते हैं, वो टूटने पर पता चल जाता है। कुछ में गोलियां ऐसे पैक ब्लिस्टर या स्ट्रिप में होती हैं कि निकालने पर पैक खराब हो जाता है, उससे पता चलता है कि इस्तेमाल हुआ है या नहीं।
और चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग, वो बच्चों को आसानी से दवा खोलने से रोकती हैं। यानी ये एक तरह से भरोसा दिलाता है कि दवा असली है और सेफ है ना? और लाइट रेजिस्टेंट, टाइट, हर्मेटिक, वेल क्लोज्ड, इनमें क्या मुख्य अंतर है? ये सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं। हाँ, इनमें बारीकियां हैं जो दवा की जरूरत के हिसाब से तय होती हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जैसा नाम से पता चल रहा है, उन दवाओं के लिए हैं जो रोशनी में खराब हो सकती हैं। अक्सर ये गहरे भूरे या एम्बर रंग की बोतलें होती हैं। अच्छा, जैसे कफ सिरप की बोतलें होती हैं कई बार? हाँ, बिल्कुल। फिर टाइट कंटेनर, ये दवा को बाहरी धूल, मिट्टी, नमी या हवा से काफी हद तक बचाते हैं। खासकर इंजेक्शन के लिए तो एयर टाइट होना जरूरी है। और हर्मेटिक और वेल क्लोज्ड में क्या खास है? हर्मेटिक कंटेनर पूरी तरह से सील होते हैं, एयरटाइट से भी एक कदम आगे, ताकि हवा या कोई और गैस अंदर बाहर बिल्कुल न जा सके। जीरो एक्सचेंज। ये अक्सर उन दवाओं के लिए होते हैं जो हवा के संपर्क में आते ही खराब हो जाती हैं, जैसे कुछ इंजेक्शन, एम्प्यूल। और वेल क्लोज्ड कंटेनर वो होते हैं जो सामान्य हैंडलिंग और स्टोरेज के दौरान दवा को गिरने या बाहर की चीजों से कंटैमिनेट होने से बचाते हैं, पर जरूरी नहीं कि वे पूरी तरह एयरटाइट हों। तो मूल बात यह है कि हर प्रकार की पैकेजिंग का एक खास मकसद होता है, दवा को बाहरी दुनिया के खतरों से बचाना। ठीक है, ये कंटेनर्स की किस्में समझ आ गई। अब आते हैं उन चीजों पर जिनसे ये पैकेजिंग बनती है, मटेरियल्स। कांच, ग्लास एक बहुत पुराना और आम मटेरियल है। स्रोत बताते हैं कि ये रेत, सोडा ऐश और चूना पत्थर से बनता है। हाँ, बिल्कुल। कांच मूल रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो रेत का मुख्य हिस्सा है, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश और कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, इनको बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाकर बनाया जाता है। इसमें अक्सर कलेट मतलब टूटा हुआ कांच भी मिलाया जाता है। इससे मिश्रण आसानी से पिघलता है और एनर्जी बचती है। कांच की खास बात है कि ये काफी हद तक इनर्ट होता है, मतलब दवा से आसानी से रिएक्ट नहीं करता। और स्रोत में इसके यूएसपी टाइप्स I, 2, 3, 4 NNP का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या ये आम इंसान के लिए जानना जरूरी है या बस ये जान ले कि अलग अलग तरह का कांच होता है? देखिए, आमतौर पर बस ये जानना काफी है कि हर तरह के कांच का इस्तेमाल हर दवा के लिए नहीं होता। लेकिन अगर मोटा मोटा समझें तो टाइप I सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा केमिकली स्टेबल कांच है। बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ये, जो इंजेक्शन जैसी सेंसिटिव दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सबसे बेस्ट वाला। हाँ, टाइप 2 भी इंजेक्शन के लिए चलता है, खासकर एसिडिक या न्यूट्रल दवाओं के लिए। इसकी सतह को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है, डी-अल्कलाइज करते हैं। टाइप 3 सामान्य सोडा लाइम ग्लास है। इसके इस्तेमाल को लेकर स्रोत में थोड़ी कह सकते हैं अस्पष्टता है। कहीं लिखा है पैरेंटल में कम यूज होता है, कहीं लिखा है काफी स्थिर है। शायद ये खास तरह की दवाओं के लिए ठीक हो। और टाइप 4 या NP मतलब नॉन पैरेंटल, ये वो सामान्य कांच है जो गोलियों या सिरप की बोतलों के लिए इस्तेमाल होता है। और हाँ, एम्बर रंग का कांच वो तो रोशनी से बचाने के लिए होता है। मतलब दवा जितनी संवेदनशील, कांच उतना ही खास। ये फंडा है। कांच के बाद प्लास्टिक का नंबर आता है। आजकल तो प्लास्टिक हर जगह है। स्रोत में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का जिक्र है। इनमें क्या मुख्य अंतर है? हाँ, प्लास्टिक असल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स की लंबी चेन होती हैं। इनमें खास गुण देने के लिए कुछ एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं। मुख्य अंतर यह है, थर्मोप्लास्टिक इसको गर्म करने पर नरम किया जा सकता है और ठंडा होने पर यह फिर सख्त हो जाता है। इसे बार बार रीशेप किया जा सकता है, जैसे पॉलीइथिलीन, PE, दूध की थैलियां वगैरह, या PVC पाइप। अच्छा, रिसाइकल हो सकता है टाइप? हाँ, कुछ हद तक। दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसको एक बार गर्म करके जो शेप दे दिया वो परमानेंट हो जाता है। दोबारा गर्म करने पर यह नरम नहीं होता, बल्कि जल सकता है या डिग्रेड हो सकता है। जैसे बिजली के स्विच या कुकर के हैंडल, वो बैकेलाइट के होते हैं, वो थर्मोसेटिंग है। यानी एक रीमोल्ड हो सकता है, दूसरा नहीं। फार्मास्यूटिकल में कौन से प्लास्टिक ज्यादा चलते हैं और उनके क्या खास गुण हैं, जैसे PE, PVC, PTFE या टेफ्लॉन? फार्मा में थर्मोप्लास्टिक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पॉलीइथाइलीन अपनी मॉइस्चर रोकने की क्षमता के लिए जाना जाता है। वाटर वेपर के लिए काफी इम्पर्मिएबल है, इसलिए बोतलें और लाइनर बनाने में काम आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन मजबूत होता है। ब्लिस्टर पैक बनाने में खूब इस्तेमाल होता है, आई ऑइंटमेंट ट्यूब में भी। पॉलीस्टाइरीन हल्का और कड़ा होता है। और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, जिसे कॉमनली टेफ्लॉन कहते हैं, ये तो केमिकल के प्रति गजब का रेजिस्टेंट होता है और बहुत चिकना होता है, नॉन स्टिक। तो ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां दवा को चिपकने से रोकना हो। ठीक है।
अब धातु यानी मेटल और रबर पर आते हैं, इनका पैकेजिंग में क्या रोल है? धातु में मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और टिन प्लेटेड स्टील का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम हल्का है, मजबूत है, नमी और गैसों को बहुत अच्छे से रोकता है, दवा को खराब होने से बचाता है। मरहम की ट्यूब और एरोसॉल स्प्रे के कैन अक्सर एल्यूमिनियम के ही होते हैं। हाँ, देखिए वो ट्यूब्स। टिन खुद भी काफी इनर्ट होता है, रिएक्टिव नहीं होता, और स्टील पर इसकी परत चढ़ाने से जंग नहीं लगता और वो भोजन या दवाओं के लिए सेफ हो जाता है। स्रोत में लेड का भी जिक्र है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लेड टॉक्सिक होता है, जहरीला, इसलिए इसका इस्तेमाल अब खाने या शरीर के अंदर जाने वाली दवाओं की पैकेजिंग में बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कुछ बाहरी इस्तेमाल की चीज़ों जैसे पेंट या ग्रीस की ट्यूब में शायद हो सकता है। ओके, ये जानना जरूरी था। और रबर, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? रबर का सबसे कॉमन इस्तेमाल क्लोजर बनाने में होता है, जैसे इंजेक्शन की शीशी यानी वायल के ऊपर लगने वाला रबर का स्टॉपर। ये नेचुरल या सिंथेटिक रबर हो सकता है। ये आइसोप्रीन यूनिट्स का पॉलीमर होता है। इसमें सिर्फ रबर पॉलीमर ही नहीं, बल्कि उसे मजबूती और लचीलापन देने के लिए सल्फर, वल्कनाइजिंग एजेंट कहते हैं इसे, और फिलर्स जैसी चीजें भी मिलाई जाती हैं। नाइट्राइल रबर तेल और सॉल्वेंट्स के प्रति काफी रेजिस्टेंस होता है, और इन रबर स्टॉपर्स को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह साफ करना पड़ता है, स्टेरिलाइज करना पड़ता है। तो हमने कंटेनर और मटेरियल की बात कर ली, लेकिन कंटेनर बिना सही ढक्कन यानी क्लोजर के अधूरा है, और स्रोत भंडारण यानी स्टोरेज की शर्तों पर भी जोर देते हैं। इनका क्या महत्व है? बिल्कुल, क्लोजर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कंटेनर। वो इंटीग्रल पार्ट है। उसे न सिर्फ दवा को बाहर गिरने से रोकना है, बल्कि बाहर की हवा, नमी और माइक्रोब्स को अंदर आने से भी रोकना है। क्लोजर का मटेरियल भी दवा के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सील कितनी अच्छी लगेगी, ये क्लोजर के डिजाइन, उसके अंदर लगे लाइनर की क्वालिटी और उसे कितना कसकर बंद किया गया है, इस पर निर्भर करता है। और स्टोरेज कंडीशंस, तापमान वगैरह। हाँ, और स्टोरेज की शर्तें दवा की स्टेबिलिटी के लिए, मतलब उसकी स्थिरता के लिए निर्णायक हैं, क्रिटिकल हैं। टेम्परेचर दवा के केमिकल डिग्रेडेशन को तेज कर सकता है, रिएक्शन रेट बढ़ा देता है। इसीलिए दवाओं पर लिखा होता है कोल्ड आमतौर पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जैसे फ्रिज में, कूल 8 से 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, या कभी-कभी वार्म 30 से 40 डिग्री, या फ्रीजर -5 से -20 डिग्री। थर्मोलोबाइल दवाएं, यानी जो गर्मी से जल्दी खराब होती हैं, जैसे कई वैक्सीन्स या इंसुलिन, उन्हें सही तापमान पर रखना बेहद जरूरी है, वरना उनका असर खत्म हो सकता है, वो बेकार हो सकती हैं। मतलब फ्रिज में रखने वाली दवा को बाहर रखना खतरनाक हो सकता है। हाँ, असर ही नहीं करेगी शायद। अब ये सब तो हो गया, लेकिन ये कैसे पक्का करते हैं कि जो पैकेजिंग इस्तेमाल हो रही है वो वाकई सही है, सेफ है, इफेक्टिव है? क्या इसके लिए कोई टेस्टिंग वगैरह होती है? स्रोत में कई टेस्ट के नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। पैकेजिंग मटेरियल्स और जो फाइनल पैकेज बनता है, उसका कड़ा मूल्यांकन होता है, टेस्टिंग होती है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: केमिकल, मैकेनिकल और एनवायरमेंटल। केमिकल जांच में यह देखा जाता है कि क्या मटेरियल दवा के साथ रिएक्ट करेगा, क्या उसमें से कोई हानिकारक तत्व दवा में जाएगा, लीचिंग तो नहीं होगी, कांच कितना एल्कलाइन है, वगैरह। अच्छा। मैकेनिकल जांच में पैकेजिंग की मजबूती परखी जाती है, क्या वो दबाव झेल पाएगी, जैसे कंप्रेशन टेस्ट, क्या वो फटेगी तो नहीं, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्या खिंचाव सह पाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके। और एनवायरमेंटल जांच में देखा जाता है कि मटेरियल नमी या गैसों को कितनी अच्छी तरह रोक पाता है, परमिएबिलिटी टेस्ट कहते हैं इसे, या वो कितना पानी सोखता है, और प्रकाश का उस पर क्या असर होता है, लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट। काफी सारे टेस्ट है। हाँ, और कुछ खास टेस्ट भी हैं, जैसे कांच के लिए उसकी केमिकल स्टेबिलिटी जांचने वाले टेस्ट, पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट, या ब्लिस्टर पैक की सील लीक तो नहीं कर रही, ये देखने के लिए बबल टेस्ट। मकसद एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि पैकेजिंग दवा को हर हाल में, हर कंडीशन में सुरक्षित रखेगी। तो ये वाकई काफी डिटेल्ड और वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये पक्का करने की। स्रोत में कुछ और छोटी छोटी मगर इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। जैसे एक जगह लिखा है कि फार्मासिस्ट आमतौर पे प्रिस्क्रिप्शन भरते समय ब्लिस्टर पैक का इस्तेमाल नहीं करते। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये एक पॉइंट स्रोत में मेंशन्ड है। शायद इसका मतलब ये है कि जब फार्मासिस्ट डॉक्टर के पर्चे के हिसाब से गोलियां गिन कर देते हैं ना लूज में, तो वे अक्सर खुली गोलियों को शीशी में भरते हैं, न कि ब्लिस्टर पैक से एक एक करके निकाल कर देते हैं। ये मतलब हो सकता है। एक और बात यह है कि स्रोत के अनुसार
फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के जो फॉर्मल उद्देश्य लिस्टेड हैं, उनमें बैरियर प्रोटेक्शन शब्द साफ साफ नहीं लिखा है। हालांकि काम तो पैकेजिंग वही करती है, बाहरी तत्वों से बचाती है। अच्छा, ये तो थोड़ी अजीब बात लगी। हाँ, पॉलीइथाइलिन का उपयोग अक्सर फॉर्म फिल सील मशीन में होता है। ये वो मशीन होती है जहां एक ही प्रोसेस में प्लास्टिक रोल से थैली बनती है, उसमें दवा भरती है और फिर वो सील हो जाती है। इंजेक्शन वाले एम्प्यूल की गर्दन को गर्म करके पिघलाकर सील करने को बीड सीलिंग कहते हैं। और पैकेजिंग की सारी टेक्निकल जानकारी ड्रग मास्टर फाइल DMF के टाइप 3 सेक्शन में जमा की जाती है, जिसे रेगुलेटरी एजेंसियां देखती हैं अप्रूवल के लिए। और हाँ, ये याद रखने वाली बात है कि जो दवाएं साधारण या कम सुरक्षा वाले कंटेनर में होती हैं, उन पर हवा की ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड का असर होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की दुनिया में एक गहरी झलक। वाकई एक साधारण से दिखने वाले डिब्बे या पत्ते के पीछे कितना विज्ञान, कितने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और कितनी बारीकियां छिपी होती हैं। ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये तो दवा का बॉडीगार्ड है। बिल्कुल। आज हमने पैकेजिंग की परतों को समझा, अलग अलग मटेरियल्स जैसे कांच, प्लास्टिक, धातु, रबर के गुणों और उनके चुनाव के पीछे के कारणों को जाना। हमने ये भी देखा कि कैसे टैम्पर रेजिस्टेंस और सही स्टोरेज जैसी बातें दवा की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी हैं, और कैसे इन सब चीजों को कड़े परीक्षणों से परखा जाता है। और ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिन के अंत में ये हमारी सेहत से जुड़ा है। हम भरोसा करते हैं कि जो दवा हम ले रहे हैं वो सुरक्षित होगी, असरदार होगी, और इस भरोसे को कायम रखने में पैकेजिंग एक साइलेंट हीरो की भूमिका निभाती है। सही कहा। और यहाँ एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, नई नई दवाएं बन रही हैं, दवाएं पहुंचाने के तरीके बदल रहे हैं, ड्रोन डिलीवरी वगैरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में पैकेजिंग को भी बदलना होगा, इवॉल्व होना होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में स्मार्ट पैकेजिंग कैसी होगी। क्या ऐसी बोतलें होंगी जो हमें डोज लेना याद दिलाएंगी, या बताएंगी कि दवा सही टेम्परेचर पर है या नहीं? क्या हम ऐसी पैकेजिंग बना पाएंगे जो पूरी तरह पर्यावरण में घुल जाए, बायोडिग्रेडेबल हो? ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग और कितनी स्मार्ट और सस्टेनेबल बनती है।